अलहरा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त अजमल अहमद। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 1 to 50, 1 से 50 तक, 12th क्लास। शुरू करने से पहले हमारे चैनल अलहरा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो, और शेयर करें। जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो उन तक ये वीडियो पहुंचा दें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी तसनीफ़ ख्वाजा हसन निज़ामी की है? हयात जावेद, सिपारे दिल, अर्जुल कुरान, अल फ़ारूक। तो हमारा क्या होगा? ख्वाजा हसन निज़ामी का तसनीफ़ है सिपारे दिल। कौन सा? सिपारे दिल, फर्स्ट का बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। अमेरिका का रॉकफेलर किस तेल की तिजारत करता था? यानी कौन सा तेल का तिजारत करता था अमेरिका का रॉकफेलर? ये सभी जितना क्वेश्चन आने वाला है वो सब टेक्स्ट बुक से ही है, ठीक है। तो अमेरिका का रॉकफेलर मिट्टी का तेल, कौन सा तेल? मिट्टी का तेल, यानी मिट्टी के तेल का तिजारत करता था। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मजमून मिट्टी का तेल के मुसन्निफ़ कौन है? मुसन्निफ़ किसको कहते हैं? मुसन्निफ़ का मतलब होता है लिखने वाला। मुसन्निफ़ का क्या मतलब होता है? लिखने वाला, है ना। तो मिट्टी का तेल जो मजमून है किसने लिखा है? ख्वाजा हसन निज़ामी। कौन है? ख्वाजा हसन निज़ामी ने ये मजमून लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सैयद सलमान नदवी ने आला तालीम, ये तालीम है, ऊपर थोड़ा कट गया है, तालीम है, तालीम कहाँ हासिल किया? सैयद सलमान नदवी ने आला तालीम कहाँ हासिल किया है? तो नदवतुल उलमा लखनऊ में। कहाँ? नदवतुल उलमा लखनऊ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सैयद सलमान नदवी को किस यूनिवर्सिटी ने डीएलएड की एजाज़ी डिग्री से नवाजा? डीएलएड की, किसकी? डीएलएड की आज एजाज़ी डिग्री से नवाजा। तो वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। कौन सा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने उनको डीएलएड की डिग्री से नवाजा था, ठीक है। एजाज़ी का मतलब, एजाज़ का मतलब होता है इनाम, इकराम, ये सब होता है। तो इनामी तौर पर उनको डिग्री दिया गया था डीएलएड की। यहाँ पे सी है, ये एन नहीं है, सी है, ठीक है। चलिए, तो वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इनमें से सैयद सलमान नदवी की तसनीफ़ कौन है? इनमें से सैयद सलमान नदवी की तसनीफ़ कौन है? तो सैयद सलमान नदवी ने नुक़ूस सुलेमानी, ये किताब है उनकी जो उन्होंने लिखा है, नुक़ूस सुलेमानी, सैयद सलमान नदवी ने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सीरत के मौजू पर सुलेमान नदवी की कौन किताब है? यानी कौन सी किताब है? तो शरफ़ुल आलम ये नहीं है, हिकमत आलम ये भी नहीं है, रहमत आलम सीरत पर है, यानी हमारे नबी के सीरत पर उनका लिखा हुआ है। किनका? सैयद सलमान नदवी का लिखा हुआ है किताब है सीरत के मौजू पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए, वज़ीर आगा ने किस मौजू पर पीएचडी किया? वज़ीर आगा ने किस मौजू पर पीएचडी किया? तो वज़ीर आगा ने तंज़ो मज़ाह पर पीएचडी किया था। किस पे किया था? तंज़ो मज़ाह। तंज़ का मतलब होता है एक कमेंट कह सकते हैं, और मज़ाह मतलब होता है मजाकिया, जिसमें हंसी आए। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा तंज़ो मज़ाह। वज़ीर आगा तंज़ो मज़ाह के अलावा और किस सनीफ़ अदब के लिए जाने जाते हैं? सनीफ़ अदब, सनीफ़ का मतलब होता है किस्म, ठीक है। सनीफ़ का मतलब होता है किस्म, अदब मतलब होता है ज़बान, ठीक है। तो किस अदब की कौन सी किस्म? अदब में बहुत सारी किस्म होती है ना, गज़ल गोई है, नज़म निगारी है, अफ़साना निगारी है, कसीदा गोई है, नात निगारी है। तो वज़ीर आगा, ये वाव एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, ठीक है।
वज़ीर आगा तंज़ो मज़ाह के अलावा और किस सनीफ़ अदब के लिए जाने जाते हैं, यानी उन तंज़ो मज़ाह के अलावा किस चीज़ के लिए उसके अलावा और किस चीज़ के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। तो नज़म निगारी, किसके लिए? नज़म निगारी के लिए वो ज़्यादा जाने जाते हैं तंज़ो मज़ाह के अलावा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इंशाइये के हुदूद और दायरे कार का तायीन है, ये क्या है? तायीन है, वो थोड़ा कटा हुआ ऊपर से। तायीन किसने किया? तायीन का मतलब होता है किसी का दायरा बनाना कि आप यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं, तो भाई हम यहाँ तक आपके लिए हुदूद मुकर्रर कर दिए कि इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं या इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं, आप इसी के अंदर चलेंगे। ये क्या हो गया? हुदूद हो गया। ये इससे अगर आगे जो बढ़ गया इतना यहाँ से आगे, तो वो हुदूद के दायरे को क्या कहते हैं, को पार कर गया। ठीक है, तो ये तायीन यानी मुकर्रर करना। तो इंशाइये के भी कुछ हुदूद होते हैं, इंशाइये के बहुत सारे हुदूद होते हैं कि ये सब आपको लिखना है और ये सब नहीं लिखना है। तो उनका जो दायरा होता है, उसका जो मुकर्रर किए हैं दायरा, वो किसने किया है? वज़ीर आगा ने। वज़ीर आगा ने इंशाइये के हुदूद और दायरे का तायीन किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इनमें से वज़ीर आगा के इंशाइयों का मजमुआ कौन है? इनमें से वज़ीर आगा के इंशाइयों का मजमुआ कौन है? कौन सा है मान लीजिए। तो उनका एक मजमुआ था जिसका नाम था चोरी से यारी तक। क्या था? चोरी से यारी तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सिवान के किस कॉलेज में अहमद जमाल पाशा लेक्चरर के हैसियत से बहाल हुए? लेक्चरर कहते हैं प्रोफेसर, लेक्चर देना यानी पढ़ाना असल में होता है। तो सिवान के किस कॉलेज में? तो सिवान के ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में। किस कॉलेज में? ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में उनका बहाल हुआ था लेक्चरर के तौर पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अहमद जमाल पाशा की वफ़ात कब हुई? अहमद जमाल पाशा की वफ़ात कब हुई? तो 1987 में। कब? 1987, 1987 में उनका वफ़ात हुआ था, इंतकाल हुआ था। इंतकाल यानी इस दुनिया से चले गए थे वो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से अहमद जमाल पाशा की किताब कौन है? अहमद जमाल पाशा की किताब कौन सा है इसमें? तो मजमूई मज़ामीन ये नहीं है, अल-फ़ारूक भी नहीं है। लज़्ज़त आज़ार कौन सा है? लज़्ज़त आज़ार। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बागो बहार में कितने दरवेशियों का तज़किरा है? ज़िक्र या तज़किरा दोनों एक ही है, जिसका मतलब होता है चर्चा करना। ज़िक्र या तज़किरा दोनों का मतलब क्या है? चर्चा करना। तो बागो बहार में कितने दरवेशियों का तज़किरा है? तो 4। कितना है? 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज के किताबों में सबसे ज़्यादा शोहरत मीर अमन के किस किताब को हासिल है? फोर्ट विलियम कॉलेज में सबसे ज़्यादा जो शोहरत है मीर अमन की किताबों में वो बागो बहार है। कौन सा? बागो बहार। ये सारे किताब तो उन्हीं का है, गंज खूबी, अखलाकी मोहसिनी, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा जो शोहरत, यानी शोहरत का मतलब होता है फेम, यानी उसका बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ या लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा जाना, लोगों को बहुत ज़्यादा मालूम हो जिस किताब के बारे में, शोहरत कहते हैं उसको, कि वो शोहरत हो गया उस किताब का। तो सबसे ज़्यादा बागो बहार के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इनमें से कौन चहार दरवेश किताब का तर्जुमा है? चहार दरवेश, चहार का मतलब होता है, चहार का मतलब होता है चहार का मतलब 4 होता है। ये अरबी लफ्ज़ है। चहार और दरवेश दोनों अरबी लफ्ज़ है। और दरवेश और दुर्वेश ये फ़र्क बताते हैं थोड़ा सा। एक होता है दर, एक होता है दुर। ठीक है, दरवेश, दर का मतलब होता है दरवाज़ा। दरवाजे जो मांगता है उसे कहते हैं दरवेश। और जो एक जगह रहकर एक खुदा से मांगे उसे कहते हैं दुर्वेश। क्या कहते हैं उसे? दुर्वेश। तो यहाँ पे दुर्वेश है, चहार दुर्वेश। ठीक है,
यानी 4 फ़कीर। फ़कीर असल में बहुत सारे लफ्ज़ों का मतलब है, फ़कीर का कई मतलब निकलता है। एक होता है फ़कीर दरवाज़े मांगने वाला, एक होता है फ़कीर जो सिर्फ़ एक खुदा से मांगे और किसी से ना मांगे, जिसे वलीउल्लाह भी कहते हैं। एक लग़वी मानी उसका वलीउल्लाह भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 4 दरवेश का किस्सा है और ये 4 दरवेश जो कहानी था उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया गया बाग़ो बहार के नाम से। किस किताब के नाम से? बाग़ो बहार। यहाँ पे वाव छूटा हुआ है, बाग़ो बहार के नाम से किया गया। तो पूछा गया है इनमें से कौन 4 दरवेश किताब का तर्जुमा है? तो सी, बाग़ो बहार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मीर अमन किसके तवस्सुत से जॉन गिलक्रिस्ट से मिले? तवस्सुत, दरमियान, यानी मीडिएटर। असल में कह सकते हैं कि कौन मिलाने वाला है, जैसे एक आदमी ही दूसरा आदमी आपस में एक दूसरे के बारे में नहीं जानते हैं, तो बीच में कोई आदमी आया और मिला दिया, जो इसे भी जानता हो इसे भी जानता हो, तो इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, तो इसे कहते हैं तवस्सुत। ठीक है, तो किसने मिलाया था? मीर अमन किसके तवस्सुत से, यानी कौन मिलाया जॉन गिलक्रिस्ट और मीर अमन को? तो उनका नाम था मीर बहादुर अली हुसैनी। क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बाग़ो बहार की तकमील किस साल हुई? तकमील है ये पूरा। ठीक है, तकमील मतलब मुकम्मल कब हुआ बाग़ो बहार? तो बाग़ो बहार की तकमील कब हुई थी? 1802 यानी 1802 में। कब हुई थी? 1802 में। असल में वहाँ पे कई चीज़ लिखा हुआ है, एक 1801 भी लिखा हुआ है, एक 1804 भी है, तो लेकिन 1801 में 4 दरवेश था। बाग़ो बहार कब बना? 1802 में। याद रखिएगा, ये इसमें बहुत सारे लड़के फंस जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। आतिश पारे की इशाअत कब हुई? आतिश पारे एक किताब है, इशाअत का मतलब होता है छपना, इशाअत। ठीक है, कोई भी किताब पहले लिखा जाता है सादा सी कॉपी यानी आम सी कॉपी में, उसके बाद उसकी छपाई होती है, तो इशाअत का मतलब भी होता है छपाई, छप कर आना, लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाना। ठीक है, तो आतिश पारे की इशाअत कब हुई? 1936। कब हुई? 1936 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तक़सीम मुल्क के मौजू पर मंटू का कौन सा अफसानवी मजमुआ है? तक़सीम मतलब होता है बंटवारा, ठीक है, ये एक ही है, सोचा ज़्यादा नहीं है। बंटवारा, मुल्क यानी देश का जब बंटवारा हुआ था तो देश के बंटवारे के मौजू पर मंटू का कौन सा अफसानवी मजमुआ है? सियाह हाशिए। ठीक है, इस मौजू पर उन्होंने तक़सीम मुल्क का पूरा चर्चा किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इनमें से कौन मंटू का अफसानवी मजमुआ नहीं है? इनमें से कौन सा अफसानवी मजमुआ मंटू का नहीं है? तो खाली बोतलें खाली डब्बे ये है, ये नहीं होगा। अलाव ये नहीं है, अलाव सुहेल अज़ीमाबादी का लिखा हुआ है अफसाना, इनका नहीं है। सिरकंडों के पीछे ये भी है इनका, धुआं ये भी है, तो 22 का आंसर होगा बी, अलाव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इनमें से किस अफसाने की वजह से मंटो पर फहश गोई का इल्ज़ाम लगाया गया? मंटो पर फहश गोई यानी बुरी बात, अफसाने में कुछ गालियाँ टाइप का वो लिखते थे, तो उनमें से काली शलवार है। कौन सा है? काली शलवार। इस अफसाने की वजह से उन पर इल्ज़ाम लगाया। ऐसे तो बहुत सारे अफसाने हैं, लेकिन इन तीनों में से ये एक ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। मंटो का इंतकाल कब हुआ? मंटो का इंतकाल 1955 में। कब हुआ था? 1955 में, 1955 में। ठीक है, मंटो का इंतकाल कब हुआ था? 1955 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं।
मंटो की वफ़ात कहाँ हुई? पहले पूछा गया कब, अब पूछा जा रहा है कहाँ हुई। तो लाहौर में। कहाँ हुई थी? लाहौर में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। अम्मो किस मुहलक मरज़ में मुब्तला थी? मुहलक का मतलब होता है जानलेवा, जानलेवा, यानी ऐसा मरज़ जिसमें आदमी की मौत हो जाए, वैसा मरज़। ठीक है। तो अम्मू किस मुहलक मरज़ में मुब्तला थी? तो कैंसर में। किस में? कैंसर की बीमारी। उनको क्या हुई थी? कैंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। जिलानी बानो की एक अफसानवी मजमुआ का नाम बताइए। अफसानवी मजमुआ मतलब अफसानों की किताब। ठीक है, अफसाना का किताब। मजमुआ मतलब किताब होता है जो बहुत सारे जमा करके एक किताब की शक्ल में दे दिया जाता है। जैसे एक अफसाना छोटा सा होता है, लेकिन कई अफसाने अगर एक साथ जमा किए जाएं और उसे एक किताब की शक्ल दे दिया जाए तो उसे मजमुआ कहते हैं। ठीक है। तो जिलानी बानो की एक अफसानवी मजमुआ का नाम बताइए। तो रोशनी के मीनारे उनका एक अफसानवी मजमुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ईवान गज़ल के अलावा जिलानी बानो का नावल इनमें से कौन है? इनमें से कौन है जिलानी बानो का? ईवान गज़ल के अलावा, ईवान गज़ल भी उनका एक नावल है और उसके अलावा भी एक नावल है जो यहाँ पे चारों में से कोई एक है। चलिए देखते हैं कौन सा है। तो बारिश के कतरे नहीं है, बारिश संग ये है। कौन सा है? बारिश संग। संग का मतलब होता है पत्थर। संग मतलब पत्थर, यानी पत्थर की बारिश, पत्थरों की बारिश। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। शफ़ी जावेद का पहला अफसाना कौन था? शफ़ी जावेद का पहला अफसाना आर्ट और तंबाकू था। कौन सा था? आर्ट और तंबाकू। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। शफ़ी जावेद का पहला अफसाना आर्ट और तंबाकू किस रिसाला में शाये हुआ? यहाँ पर भी आ गया पहला अफसाना कौन था, पता चल जाएगा यहाँ से भी। कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उनमें से कोई 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। या तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन 27 में हो और वो दूसरा क्वेश्चन 55 में हो, ऐसा नंबरिंग टाइप का। तो 27 का आंसर 55 में मिल जाए, 57 में मिल जाए, यानी आगे चलकर उसका आंसर मिल जाता है। ऐसा क्वेश्चन भी 2-3 पूछा जाता है। तो यहाँ पर देख ही रहें 29 के बाद 30 में ही मिल गया आर्ट और तंबाकू, यानी पहले 29 का क्वेश्चन का आंसर 30 में आराम से मिल गया है। तो शफ़ी जावेद का पहला अफसाना आर्ट और तंबाकू था और ये किस रिसाला में शाये हुआ? रिसाला मतलब वैसा जगह जहाँ किताबें छपती हों, या फिर हम कह सकते हैं पेपर जहाँ छपता हो। शाये हो ना, छपना। तो उफ़्क़ नामी रिसाला में आर्ट और तंबाकू छपा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का बी हो जाएगा। उफ़्क़ का मतलब बता दे रहा हूँ, आसमान का किनारा। आसमान का किनारा उफ़्क़ का मतलब होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। इनमें से शफ़ी जावेद का अफसाना कौन है? शफ़ी जावेद, ये शफ़ी है, तफ़ी लग रहा है। शफ़ी जावेद का अफसाना कौन है? तो अलाव तो है नहीं, अलाव तो सुहेल अज़ीमाबादी का है। अनोखी मुस्कुराहट भी नहीं है। तो इनमें से शफ़ी जावेद का तारीफ़ उस खुदा की। कौन सा? तारीफ़ उस खुदा की, ये उनका अफसाना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। अफसाना भूले बिसरे गीत का मरकज़ी किरदार कौन है? अफसाना भूले बिसरे गीत का मरकज़ी किरदार अज़ीज़ अहमद है। पहले बता दूं कि मरकज़ी किरदार किसे कहते हैं। आइए देखते हैं मरकज़ी किरदार। मरकज़ का मतलब होता है सेंटर। मरकज़ का मतलब सेंटर। तो मरकज़ी किरदार, किरदार का मतलब कैरेक्टर होता है। जैसे कि कोई फ़िल्म में अगर कोई हीरो है तो उसी हीरो के इर्द गिर्द पूरी फ़िल्म घूमती रहती है। कुछ भी होगा उस हीरो के से कनेक्टेड रहेगा वो काम। तो यहाँ पे भी अफसाने में भी वैसा ही होता है कि पूरी अफसाना उस एक किरदार के इर्द गिर्द घूमती रहती है, तो उसे हम मरकज़ी किरदार कहते हैं। तो यहाँ पे अज़ीज़ अहमद हैं, भूले बिसरे गीत के मरकज़ी किरदार। उसी अज़ीज़ अहमद के ही चारों तरफ मतलब वो अफसाना का जितने कैरेक्टर हैं वो घूमते रहे उस अफसाने में।
चलिए देखते हैं। अब घूमने का मतलब ये नहीं कि उसके चारों तरफ तवाफ़ कर रहे हैं, नहीं, वो जितने भी कहानियाँ या हो रही हैं उसमें, या जो भी बातें उसमें हो रही है, वो मरकज़ी किरदार से कनेक्टेड होता है। घूमने का ये मतलब है, तवाफ़ मत समझ लीजिएगा, तवाफ़ का मतलब भी घूमना होता है चारों तरफ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। इब्राहिम सक्का का उर्फ़ी नाम क्या था? उर्फ़ी नाम किसे कहते हैं? उर्फ़ी नाम मतलब पुकारू नाम, जो घर वाले रख देते हैं। जैसे किसी का नाम है कलीमुद्दीन तो उसे कल्लू कह देते हैं, मतलब कोई शॉर्ट सा नाम प्यार से, या कोई चिढ़ाने के लिए भी रख देता है ऐसा नाम, घर वाले या दोस्त लोग। तो उन सब जो, और वो नाम मशहूर हो जाए, ऐसा नहीं कि नाम सिर्फ घर तक ही रहे, मशहूर हो जाए, तो उसे हम उर्फ़ी नाम कहते हैं। तो इब्राहिम सक्का, सक्का का मतलब होता है पिलाने वाला। इब्राहिम सक्का, सक्का मतलब होता है पिलाने वाला। और इब्राहिम सक्का का जो किरदार है अफ़साने में, वो पानी पिलाने वाले का किरदार है, ठीक है। तो उसे गांव वाले यानी धोरन गांव के जितने लोग थे उसे अब्बू के नाम से पुकारते थे। किस नाम से? अब्बू के नाम से। इब्राहिम से अब्बू बना दिया गया, इनका उर्फ़ी नाम था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। अफ़साना इब्राहिम सक्का में किस गांव का तज़किरा है? अफ़साना इब्राहिम सक्का में किस गांव का तज़किरा था? धोरन गांव। कौन सा गांव? धोरन गांव का। दोरन नहीं, यह ध्यान रखिएगा कि दोरन और धोरन में फ़र्क है। दोरन में दाल वाव और धोरन में दाल हा वाव रे नून। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। मौलाना आज़ाद इस्लामी ममालिक के सफ़र के लिए कब रवाना हुए? ममालिक मुल्क की जमा है, मुल्क की जमा है। ममालिक यानी बहुत सारे देशों, है ना। तो ये एक देश में नहीं गए थे, कई सारे देश में सफ़र किए थे मौलाना आज़ाद। तो कब गए थे वो? 1908 यानी 1908 में। कब गए थे? 1908 में वो इस्लामी ममालिक के सफ़र के लिए रवाना हुए थे। खिलाफत तहरीक, तहरीक का मतलब होता है आंदोलन, है ना, आंदोलन, हिंदी में आंदोलन कहते हैं। तो खिलाफत आंदोलन के बारे में तो आप जानते ही होंगे, पढ़े ही होंगे 10th में। तो यहाँ कहा गया है मौलाना आज़ाद कांग्रेस और खिलाफत तहरीक के मुश्तरका इजलास में कब शरीक हुए? मुश्तरका इजलास, मुश्तरका का मतलब मिला हुआ, है ना। तो महात्मा गांधी के बुलावे पर मौलाना आज़ाद 1920 में, कब? 1920 में कांग्रेस और खिलाफत तहरीक के मुश्तरका इजलास में शरीक हुए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। आज़ाद हिंदुस्तान में मौलाना आज़ाद किस ओहदा पर फायज़ हुए? ओहदा पर फायज़ हुए, ओहदा मतलब पद, फायज़ मतलब उस पर रहना या उस पर मुकर्रर हो जाना। तो वज़ीर तालीम, उनको कौन सा ओहदा मिला था? उनको कौन सा पद मिला था? जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया तो उनको वज़ीर तालीम बनाया गया था। तो यहाँ पे यही पूछा गया कि कौन सा पद उनको मिला था, वो क्या बनाए गए थे आज़ाद हिंदुस्तान में। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। मौलाना आज़ाद की वफ़ात कब हुई? मौलाना आज़ाद की वफ़ात 1958 में। कब हुई थी? 1958 में, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। अली सरदार जाफ़री की वफ़ात कब हुई? अली सरदार जाफ़री की वफ़ात कब हुई? तो वो पूरा 2000 में। कब हुई थी? 2000 में अली सरदार जाफ़री की वफ़ात हुई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। एक ख्वाब और किसका अफ़सानवी मजमुआ है? एक ख्वाब और, ये इस नाम से एक अफ़साना छपा है, अफ़सानवी मजमुआ है यानी किताब है। वो किसका है? ये किसका है, ठीक है। तो वो है अली सरदार जाफ़री की। एक ख्वाब और अफ़सानवी मजमुआ अली सरदार जाफ़री की है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं।
नज़म की कितनी किस्में होती हैं? नज़म की कितनी किस्में होती हैं? तो 4 होती हैं। नज़म की 4 किस्में होती हैं। बता देता हूँ कौन कौन सी किस्म। एक मुआर्रा, दूसरा पाबंद, तीसरा आज़ाद और चौथा नसरी। ये कहानी की तरह होती है, ठीक है। ये 4 तरह का नज़म होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। शाम मुलाकात कब तक चलेगी? तो सुबह तक चलेगी। कब तक? सुबह तक। इनमें से चारों में से कोई नहीं है, ऑप्शन ही गलत है इसका, ठीक है। रात तक, शाम तक, दिन तक, दोपहर तक नहीं है, सुबह तक। कब तक? सुबह तक। तो 42 का सुबह तक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, सुबह तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। आँखों के दिए बुझ जाएंगे मिसरा किस नज़म से माखूज़ है? माखूज़ मतलब लिया हुआ। हाँ, ये नज़म है लिखा हुआ, ये थोड़ा सा कट जाता है ऊपर में, ठीक है, तो उससे आप टेंशन मत लीजिएगा। आँखों के दिए बुझ जाएंगे मिसरा किस नज़म से माखूज़ है? किस नज़म से लिया गया है? तो मेरा सफ़र से लिया गया। किससे लिया गया है? मेरा सफ़र से। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। हिंदू पाक के दोस्ती के नाम कौन सा नज़म मंसूब है? ये हिंद से मतलब होता है हिंदुस्तान और पाक का मतलब पाकिस्तान। तो इन दोनों के दोस्ती के नाम एक नज़म है, एक नज़म मंसूब किया गया है, लिखा गया है। उस नज़म का नाम है गुफ्तगू। क्या नाम है? गुफ्तगू। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। गुफ्तगू नज़म की हैयत क्या है? हैयत यानी किस किस्म की है? आज़ाद है, पाबंद है, मुअर्रा है, नसरी है, किस किस्म की है? तो गुफ्तगू नज़म आज़ाद है। कैसा है? आज़ाद हैयत की है, आज़ाद किस्म, आज़ाद हैयत की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। वक्त बोता है, उगाता है, पाता है, ये मिसरा किस शायर का नज़म का है? काटता है असल में है, उगाता है, पालता है या पालता होगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, एरर है, टाइपिंग एरर है। तो वक्त बोता है, उगाता है, पालता है, ये मिसरा किस शायर का नज़म का है? तो यह है अमीक हनफी की। किसकी? अमीक हनफी की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। खेती कैसा नज़म है? तो खेती एक आज़ाद नज़म है। कैसा नज़म है? आज़ाद नज़म है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। हम बिल आखिर उसके लुक में, इस मिसरे में हमसे क्या मुराद है? यानी हम किसके लिए आया है? किसके लिए कहा गया हम? हमसे क्या मुराद है? हैवान के लिए, इंसान के लिए, फसल के लिए, जिन्नात के लिए? तो हम यहाँ पे आता है इंसान के लिए। किसके लिए? इंसान के लिए। जो शायर हैं वो इंसान के लिए ही हम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। शायर के ख़्याल में हम किसके लिए है? शायर के ख़्याल में हम किसके लिए? यहाँ पे थोड़ा सा माइनर प्रॉब्लम हो सकता है अगर ना समझें तो, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जैसे मिला हुआ एक ही जैसा हो, लेकिन यहाँ मिला हुआ नहीं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस है। तो शायर के ख़्याल में हम किसके लिए? हम यानी हम इंसान किसके लिए हैं? वक्त के लिए हैं, यानी वक्त ही हमें काटता भी है, बोता भी है, पालता भी है ना। तो हम किसके लिए हैं? वक्त के लिए। देखने कितना माइनर डिस्टेंस फ़र्क है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन। मुसलमानों के ऊपर किसका रंग गालिब है? गालिब मतलब छाया हुआ। किसका रंग गालिब है? तो हाफिज़ शेराज़ी की। किसकी? हाफिज़ शेराज़ी की रंग गालिब है, ठीक है। ये हमारा था आज का आखिरी क्वेश्चन। आज हमने 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है और आगे भी आता रहेगा 51, यानी हर दिन ऐसे तो नहीं हो पा रहा है। अल्टरनेट कोशिश करते हैं कि अल्टरनेट में हम डाल दें, अपलोड कर दें वीडियो। तो अभी तो ऑब्जेक्टिव ही डाला जा रहा है, सब्जेक्टिव आगे आएगा इंशाल्लाह।
तो हम आगे इन सब वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उन तक ये वीडियो शेयर कर दें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।